नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयारियां अब जोरों पर हैं। चुनावी मैदान में उतरे सभी उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दलों के दिग्गज लगातार अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान 11 मई को होने और नतीजे 13 मई को आएंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने, ऐसे में इन चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प हो गया है कि नगर निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होती है और कौन सी जनाधार पाने में विफल। तो 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार अपने पार्टी के पक्ष में जनसभाएं करके माहौल बनाने में लगे हैं। तो सहयोगी नीरज मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। नीरज, फिलहाल तैयारियां किस तरह से दूसरे चरण के चुनाव को लेकर? सीएम योगी देखिए लगातार चुनावी मैदान में प्रचार करने में जुटे हैं। ऐसे में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है इस बार भी। नीरज जी देखिए सागर, इस बार जो सेकंड फेज का चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण है। 7 जिलों में मेयर पद का प्रत्याशी चुना जाना है, जिसमें से अलीगढ़ और मेरठ में यहाँ 2017 में बसपा का मेयर रहा। अब बीजेपी के लिए इन दोनों जगहों को जीतना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो सभी ने अपना दमखम लगा रखा है और इस बार सभी की प्रतिष्ठा देखिए दांव पर है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस बार अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक होकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, पूरा प्रचार कर रहे हैं। देखना यह होगा कि उसका कितना असर पड़ता है इन निकाय चुनाव पर। और बसपा की बात करें तो बसपा ने इस बार 11 मेयर कैंडिडेट मुस्लिम दिए हैं और उसे भी अपनी ताकत को आजमाना है कि आखिर मुसलमानों पर कितना प्रभाव बसपा का है, ये भी इस बार साबित हो जाएगा। कांग्रेस वैसे रेस से बाहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास ये चुनौती है कि वो 17 के 17 नगर निगम पर इस बार कमल खिलाए। पिछली बार 16 सीटों पर चुनाव हुआ था, उसमें से 2 में अलीगढ़ और मेरठ यहाँ पर बसपा चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य बड़ा है। 17 के 17 नगर निगम पर उसको कमल खिलाना है, तो उसके लिए भी बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिष्ठा पूरी तरह से इस समय लगा रखी है। चूंकि 2024 का सेमीफाइनल है, उसके बीच में कोई चुनाव नहीं होना, तो अब इस बार तय होगा कि क्या समाजवादी पार्टी की अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी क्या रंग लाती है। जो मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में खींच रही वो किधर है, क्या वो बसपा के साथ अभी भी ज्वाइंट है, ये भी फैसला हो जाएगा। और उसके साथ ही कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 14 सीटें पाई थी और इस बार एक नगर निगम बढ़ा है शाहजहांपुर, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपनी तरफ मिलाया, यानी कि जो टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया था वो अब प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का है। तो देखना ये होगा कि 17 के 17 सीटों पर क्या फर्क पड़ता है। क्या भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर कमल खिलाती है, या अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी रंग लाती है, या जो मुस्लिम वोटर्स पर दांव चला है, जो मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं 11 सीटों पर बसपा ने, उसका कितना फर्क पड़ता है, ये इस बार साफ हो जाएगा। लेकिन नीरज देखिए, 11 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में पहले चरण का जब चुनाव हुआ तो जो हमने खामियां देखी, क्या पोलिंग बूथों पर तैयारियों को देखकर ये लग रहा है कि हाँ दूसरे चरण में दिक्कत नहीं आने वाली है लोगों के सामने? नीरज देखिए, निश्चित तौर पर दिक्कत तो आएगी। जिस तरह से पहले चरण में हम लोगों ने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी वोटिंग हुई वहां पर जो वोटर लिस्ट है उनके नाम गायब थे, तमाम ऐसे लोगों के जो वोट डालने आए, और उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि कई गुना थी। और अब इस पर पीआईएल भी दाखिल करने की बात कर रहे हैं तमाम लोग कि हमारा वोट का अधिकार छीन लिया गया, हम नहीं दे पाए, हम सालों से वोट दे रहे थे। तो अब जो सूची बनी है वो निश्चित तौर पर इस बार भी वैसे ही बनी होगी। इतना वक्त नहीं था 4 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कि उसको बदला जा सके। इस बार भी यही माना जा रहा है कि तमाम लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इस बार भी गायब होंगे। पिछली बार जो 10 सीटों पर चुनाव हुए थे उसमें किस तरह से खामियां रही वो उजागर भी न्यूज़ इंडिया ने लगातार की, लेकिन यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में
जब 11 तारीख को वोटिंग होगी तो उसमें भी इसी तरह की खामियां नजर आएंगी। ये खामियां ग्राउंड लेवल पर शुरू से हुई, अब इसको देखना होगा कि आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे कहीं ये खामियां उसमें ना हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी के लिए। वहीं यूपी में नगर निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान हो चुका है। अब 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगा रहे हैं और इसी बीच यूपी के महोबा में उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। आज आम आदमी पार्टी ने भारी जन सैलाब के साथ सड़क पर उतरकर लोगों से समर्थन मांगा, तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में डिप्टी सीएम सहित कई बड़े नेताओं ने रैली और सम्मेलन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो ये तस्वीरें लगातार जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं निकाय चुनाव को लेकर, अब बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां। सहयोगी राशिद लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। राशिद, महोबा में समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, बीजेपी के भी तमाम नेता और डिप्टी सीएम भी उतर गए ग्राउंड पर। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, जो शीर्ष पदों पर नेता विराजमान है, वो लगातार महोबा में आकर जनसभाएं कर रहे हैं, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। जो सरकार ने योजनाएं संचालित की हैं उन योजनाओं के तहत उनके पक्ष में मतदान किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी आज बड़ी ही जन सैलाब के साथ शहर में अपना रोड शो किया, जिससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं अभी समीकरण बिगड़े हुए हैं। वहीं हम अन्य पार्टियों की बात कर ले तो बसपा से जो समझ आई है, उनमें 2017 में इनके बड़े भाई रियाई राय को बसपा से उम्मीदवार बनाया गया, तब महज 1000 वोट से ही ये महोबा में हारे थे। अब से बसपा ने इनके छोटे भाई पर दांव लगाया है। कहीं ना कहीं बसपा भी समीकरण बिगाड़ने में गुरेज नहीं कर सकती। वहीं जो समाजवादी पार्टी है उसमें भी एक मुस्लिम चेहरा बाबू मंसूरी को टिकट दिया है। और वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में जो महोबा के पत्रकार हैं गोरेलाल कुशवाहा, उनको भी कांग्रेस में उम्मीदवार बनाया है। सभी प्रत्याशी लगातार समय कम बचा हुआ है और लगातार घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। अपनी अपनी जो एजेंडे उन्होंने मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं, उन एजेंडों को बता रहे हैं कि किस तरह वो जो हमारा शहर का विकास हो सके, शहर की जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को मिल सके। लेकिन अगर देखा जाए तस्वीरें महोबा में, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी पिछली बार की तरह ही प्रदर्शन कर पाएगी या इस बार आम आदमी पार्टी के आने के कारण थोड़े समीकरण बदलेंगे, वहां पर परेशानियां हो सकती हैं? अगली बार की बात करें तो 2017 में 4 सीटें, महोबा में 2 नगर पालिकाएं, 3 नगर पंचायत है, जिसमें 1 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में भाजपा कब्जा हुआ था और महोबा में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। उसके कुछ ही समय के बाद निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए थे। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी समीकरण नहीं बिगाड़ रही है। यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू के साथ लगातार व्यापारी वर्ग जुड़ा हुआ है। अभी कल ही जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उन्होंने खुद इसी हलचल को देखते हुए महोबा में पहले में व्यापारी और जो बैठ सम्मेलन का शिरकत की थी, जिससे उन्होंने सभी को जोड़ने की बात कही थी। कहीं ना कहीं अगर भाजपा के लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं तो निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राशिद। वहीं बलिया के टाउन हॉल की अगर बात करें तो जहां पर नगर पालिका बलिया से बीजेपी प्रत्याशी संत कुमार के समर्थन में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर पहुंचे और सपा के साथ ही कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि बजरंग बली पर बैन लगाने वालों को दुनिया माफ नहीं करेगी। तो देखिए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करने के लिए। तो नगर निकाय चुनाव भी इस समय साख का सवाल अब बन चुका है सभी पार्टियों के लिए। तो कांग्रेस एसपी ने 4 मेयर पद पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, मुस्लिमों पर भी दांव खेला जा रहा है लगातार, लेकिन तस्वीरें थोड़ी अलग हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संदेश है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ईदगाह में लखनऊ में प्रतिवर्ष कोई न कोई सरकार का प्रतिनिधि जाता, मैं गया था। वहीं नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस ली है।
दूसरे चरण में बुलंदशहर में अगर बात करें तो यहां पर भी तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में मतदान के दौरान पुलिस ड्रोन उड़ाकर निगरानी रखेगी। निष्पक्ष, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती भी की जाएगी। साथ ही पुलिस ने आज भी सिकंदराबाद में ड्रोन उड़ाकर तैयारियों का जायजा लिया है। बीजेपी ने मुसलमानों पर फिलहाल भरोसा जताया, लेकिन देखिए ड्रोन के जरिए किस तरह से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। सहयोगी पुनीत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। पुनीत, देखिए जिस तरह से तैयारियां तो पुलिस की बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है पूरे इलाके की, लेकिन बयानों के दौर ने जिस तरह से माहौल इस समय और बना दिया है निकाय चुनाव में, चाहे वो मामला बजरंगबली का हो या फिर अन्य पार्टियों के बयानों को लेकर। जी, अगर जिस स्थिति में आज जिस तरीके से आज पुलिस प्रशासन जो ड्रोन उड़ाया है सिकंदराबाद में, इसके अलावा कल भी ऐसी स्थिति में फोर्स के साथ भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च भी किया है। और इसके अलावा दिवाई में भी पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी शिकायत किसी प्रकार की ऐसी न रह जाए किसी को के साथ हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, या जैसे कि पहले सुनने में आया है कि कई जगह ये चीज रही के साथ पुलिस पर ये आरोप लगे हैं कि वोटिंग नहीं होने दी है या वोटिंग नहीं करने दी है। किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए, कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इस बात को लेकर पुलिस बहुत गंभीर दिखाई दे रही है। जी सर, चलिए शुक्रिया पुनीत पूरी जानकारी के लिए। तो शहर की सफाई और जैसे कई मुद्दे यहां पर इस समय चर्चाओं में बने हुए हैं। बांदा में इस समय नगर निकाय निर्वाचन में दूसरे चरण के मतदान को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान कराने की अपील कर रहे हैं। वहीं बांदा में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे और व्यापारियों के साथ देर रात बैठक की। व्यापारियों से मतदान भी करने की अपील की। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में देखिए मतदान करने की अपील, व्यापारियों से भी मुलाकात की और बीजेपी ने यह जिक्र किया कि आप हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट करें और बारी से बारी मतों से विजयी बनाएं। पूरे प्रदेश में अभी जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है 4 तारीख, इतना उत्साह है लोगों में और लोगों को इस बात का भरोसा है कि जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अपने चेयरमैन के प्रत्याशी इन सभी को, सभासद के प्रत्याशी सभी को भारी बहुमत से जिताएंगे और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे। सपा को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, सपा समाप्त होती हुई पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की देखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से 2024 की आमद का ये ऐलान है, मोदी में होने को बेताब हिंदुस्तान। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत के नागरिक अब जहां कहीं भी जाते हैं उनको सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक तरफ भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो दूसरी ओर भारत की सीमा सुरक्षित हो रही है। तो 2017 में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, लेकिन बदलते हुए उत्तर प्रदेश को और बदलते हुए भारत को आप देख रहे हैं। पिछले 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। वैश्विक मंच पर भारत की एक नई प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज भारत के बारे में दुनिया की धारणा बदली है। भारत के नागरिकों को अब दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। एक ओर भारत की दुनिया में बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, दूसरी ओर भारत की सुरक्षित होती हुई सीमा। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद पर पूरी तरह विराम लगाने की ओर आज भारत सरकार है। तो भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो देश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर किए हैं, हाईवे, रेलवे,
मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट, एम्स, IIT जैसे संस्थान युद्ध स्तर पर बन रहे हैं। वहीं सहयोगी विनीत कुमार लाइव जुड़ गए अलीगढ़ से पूरी जानकारी के साथ। विनीत, अलीगढ़ में देखिए सीएम योगी ने आज के दिन बयान भी दिया अलीगढ़ के ताले को लेकर और माहौल पूरी तरह से बना रहे हैं अलीगढ़ में, लेकिन 2017 वाला इतिहास दोहराना भी क्या बीजेपी के लिए इतना आसान है जिस तरह से चुनावी सभाओं में दावे किए जा रहे हैं? विनीत, जैसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ आए थे। अलीगढ़ आके उन्होंने क्या कहते हैं सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और जिस तरीके से तालीम को लेकर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और जैसे कहा राजेंद्र महिंद्रा को भी याद किया, कल्याण सिंह को भी याद किया, तो उनके अगर देखा जाए तो काफी मतलब जो मजबूत स्थिति आज की डेट में जो स्थिति है उनकी उभर के निकल के आ रही है, क्योंकि 2017 के मुकाबले और अपनी अपनी जगह पे तीनों जो बहुजन समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो तो तीनों या बीजेपी हो तो तीनों ही अपनी जगह त्रिकोणीय एक मुकाबला होने जा रहा है अलीगढ़ के अंदर। जी, क्या आम आदमी पार्टी के आने से माहौल थोड़ा बदला है? क्या बीजेपी का वोट कटेगा, कांग्रेस का कटेगा कि सपा या बसपा का? मैं आपको सागर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं तक दूर तक नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। और अगर बात करें वोटर की तो 11 लाख निकाय चुनाव में 11,33,000 वोटर जो अपना मेयर प्रत्याशी चुनेंगे। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विनीत। वहीं नंद गोपाल नंदी ने अमेठी में भी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में व्यापारियों के साथ बैठक की और प्रत्याशी बीनू सोनकर के लिए वोट की अपील की है। देखिए आप। इसका करारा जवाब दे। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते केवल यही कहते थे। तो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील यहां पर। तैयारियां फिलहाल जोरों पर है बीजेपी की भी। हर एक प्रत्याशी यहां पर दांव पर लगाए हुए अपनी किस्मत, लेकिन आम जनता तय करेगी कि आखिर कौन जीतेगा ये चुनाव। बीजेपी ने निकाय चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है, लेकिन कई जगह ऐसे जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है। सहयोगी लोकेश त्रिपाठी अमेठी से लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। लोकेश, तैयारियां सभी पार्टियों की इस समय निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन निकाय चुनाव यानी कि लोकसभा के पहले सेमीफाइनल मुकाबला है और एक तरफ कर्नाटक का चुनाव, एक तरफ निकाय चुनाव। दोनों जगहों पर बीजेपी अपना ताल ठोक रही है, लेकिन निकाय चुनाव बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए जीतना। जी सागर, आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बीजेपी पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पर डटी हुई है और जहाँ उनके कई मंत्री अमेठी में दौड़ रहे हैं बिना किसी प्रोटोकॉल के, तो वो जो है लोगों से संपर्क कर रहे हैं। आज की ही बात बता दें तो जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के नंद गोपाल नंदी, वो जायस पहुंचे। जायस में जो है व्यापारियों के साथ बैठक की। जो जनपद मुख्यालय गौरीगंज है वहां पर व्यापारियों के साथ बैठक कर रश्मि सिंह के जो समर्थन में वोट मांगा। उसके साथ साथ मुसाफिरखाना नगर पंचायत में पहुंचे, वहां पर उन्होंने बैठक कर और लोगों से मुलाकात कर उसके पक्ष में प्रचार किया। कहीं ना कहीं जो उसके बाद फिर आज जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार युवा खेल कल्याण राज्य मंत्री है गिरीश यादव, वो अमेठी में जो है घूम रहे हैं, लगातार वो जनसंपर्क में लगे हैं। इसी के साथ कल जो कार्यक्रम लगा हुआ है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का, उनके साथ भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ, इस तरह से जो है पूरी ताकत जो है वो पूरी अमेठी में भारतीय जनता पार्टी ने झोंक रखी है। और निश्चित रूप से ये जो सेमीफाइनल का चुनाव कहा जा रहा है और कर्नाटक का चुनाव, तो इस पर बहुत असर यहाँ नहीं डालने वाला है, लेकिन जो है ये जो निकाय चुनाव का असर 2024 में अगर ये इसको बीजेपी जो है जो दावे कर रही है उस हिसाब से अगर बीजेपी जीत लेती है तो निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा वो बीजेपी के लिए आसान होगा। सागर, लेकिन लोकेश, अगर हम देखें इस समय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियां तो कर रही हैं, लेकिन जो स्टार प्रचारक हैं चुनावी मैदान में, किस स्टार प्रचारक की धूम ज्यादा दिखाई दे रही है किन इलाकों में? क्योंकि एक एक स्टार प्रचारक जब जहां पर पहुंचता है तो आम जनता आकर्षित होती है और चुन लेती है उस पार्टी को। लोकेश जी सागर, आपको बताना चाहूंगा कि बात अगर स्टार प्रचारक की जाए तो अमेठी में
जो है भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो अमेठी में दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि अमेठी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस का एक भी बड़ा नेता अमेठी में नहीं आया अभी तक प्रचार करने के लिए। समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता अमेठी में प्रचार करने के लिए नहीं आया है। और अमेठी नगर पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो आज की ही बात है कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी का जो यहाँ प्रत्याशी था शकीला बानो, उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। तो कहीं ना कहीं जो है बसपा भी वॉक ओवर कर गई है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी ही कायदे से अगर कही जाए तो लड़ रही है। और बाकी जो पार्टियां हैं वो लोग जो थोड़ा बहुत वोट काटने का काम है, लेकिन कहीं उनका जो है वर्चस्व दिखाई नहीं पड़ा, ना उनके स्टार प्रचारक अमेठी में दिखाई पड़ रहे हैं। अमेठी में देखिए कांग्रेस का गढ़ जो है हमेशा तो मजबूत दिखाई दिया, लेकिन निकाय चुनाव में तस्वीरें थोड़ी अलग रहती हैं। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, लेकिन नगर निकाय चुनाव में वहां के जमीनी मुद्दे हर एक क्षेत्र के इलाके के मायने रखते हैं और शायद उसी को पकड़ पाने में कांग्रेस हमेशा विफल रही है और अन्य पार्टियां भी, और यही वजह है शायद। लोकेश, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो जो निकाय चुनाव के होते हैं बिल्कुल एकदम गिने चुने स्थानीय मुद्दे होते हैं। उनसे ऊपर विधानसभा के जो है होते हैं, फिर लोकसभा में होते हैं। तो जो यहाँ पर भले ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेताओं और स्थानीय लोगों को कांग्रेस पार्टी ने कभी तरजीह नहीं दी, जिसका ही एक परिणाम है कि राहुल गांधी को यहाँ से चुनाव हारना पड़ा 2019 में। और जो है स्मृति ईरानी ने उनके गढ़ में सेंध लगाई। अगर वो स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय नेताओं को तरजीह कांग्रेस पार्टी देती तो निश्चित रूप से आज यह दिन न देखना पड़ता जो देखने को मिला है। तो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये लोग चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं विफल दिखाई पड़ते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो चुनाव लड़ने में बहुत ही माहिर पार्टी है। एक चुनाव खत्म होता है तो वो दूसरे चुनाव में वो जो है लड़ने के लिए योजना तैयार करना शुरू कर देती है। जैसे ही निकाय चुनाव खत्म होगा 2024 की जो उनकी योजना है वो जमीनी स्तर पर लड़ने का काम करेगी। वहीं पर जो है अन्य पार्टियां जो है वो उनसे सीख लेना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरह से जैसा जो है बीजेपी चुनाव लड़ती है उसी आधार पे इन लोगों को भी लड़े, तभी इनसे जो है अपनी जो ताल ठोक रहे हैं उसमें कामयाब होते दिखाई देंगे। अन्यथा फिर जो है जो हस्र होगा वो तो देखने को आगे जो 13 तारीख का चुनाव परिणाम आएगा उसी में देखने को मिलेगा। चलिए, शुक्रिया लोकेश पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।